आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर दिल्ली हो आऊंगा। दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। यह मैंडेट नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता, क्षमता, प्रामाणिकता के लिए भी एक प्रकार का जनादेश है। शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश में सबसे पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव के दौरान जब आप मुझे अलग अलग शहर और गांव घूमते देख रहे थे, उसका पसीना लगता अब तक निकल रहा है। मेरे कार्यक्रम का नाम था टारगेट 272, न्यूज पॉइंट टारगेट 272। इसी समय रात को 8 बजे वो कार्यक्रम भी आता था। टारगेट 272 मेरे कार्यक्रम के नाम होने का मतलब नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के टारगेट 272 को तलाश कर रहा हूं, लेकिन जरूर जनता के टारगेट 272 का वो प्रोग्राम था। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हुई है, ऐसा लगता है कि जनता ने अपना मन बनाकर वो टारगेट 272 लक्ष्य 272 का बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को खास तौर पर देने का इरादा पहले से बना लिया था और उसका नतीजा आज हमारे सामने आ चुका है। दूसरी बात इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं जरूर करूंगा, मैं तकरीबन 90 के मध्य से उत्तर प्रदेश की सियासत को देख रहा हूं और जून 1995 से तो यकीनी तौर पर देख रहा हूं। ऐसे अचंभित करने वाले नतीजे मैंने अपने जीवन में, अपने एक जर्नलिस्ट के करियर में कभी नहीं देखे उत्तर प्रदेश के लिए। तीसरी बात, उसमें से एक व्यक्ति जो उसके लिए जिम्मेदार है, हमारे बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बिहार में इतनी बड़ी तब्दीली होते भी नहीं देखा। हालांकि मैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश को देखता आया हूं, उस तरह से मैं दावा नहीं करूंगा कि मैंने बिहार को देखा है, लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली जो हम लोग पारंपरिक तरीके से सियासत का, उत्तर भारत की और पूर्वी भारत की सियासत का जब भी आकलन करते थे तो हमेशा कहते थे यूपी और बिहार। इसमें इस तरह की परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी देगी, ये अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली बात है और सकारात्मक तरीके से अचंभित करने वाली बात है यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके हर उस नेता के लिए जिसने इन चुनाव को उनके लिए ना सिर्फ मैनेज किया लेकिन सही तरीके से बड़ी जीत और सिर्फ जीत का फर्क पहचाना। उस जीत और बड़ी जीत का फर्क पहचानने वाले एक व्यक्ति हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि प्रभारी थे। मैंने इनको एक समय में इसी कार्यक्रम में बहुत टटोलने की कोशिश की थी कि कैसे ये पासवान साहब को अपने साथ ले आए, लेकिन जो भी हुआ उसके नतीजे कमाल के हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत सेहरा है अमित शाह के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के इन चेहरों के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे सीधी भाषा में कहें कमाल करके रख दिया। बलदेव जी हमारे साथ हैं, बहुत करीब से जानते और समझते हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ और उसकी सियासत को। लेकिन एक और बड़े विजेता के पास हम सीधे चलेंगे, वो शिवराज सिंह चौहान
है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी मैं आपको क्या कहूं, मतलब भारतीय सियासत में बहुत कम ऐसे परफॉर्मर्स आपको देखने को मिलते हैं जो अंग्रेजी के शब्द कंसिस्टेंट यानी कि लगातार बने रहने पर खरे उतरे। शिवराज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक और कमाल की जीत पर। अक्सर कहते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में एक हनीमून पीरियड चलता है, कभी कभी वो चलता है, कभी कभी वो खत्म हो जाता है। लगता है आपके केस में हनीमून पीरियड जो है वो लगातार चलता रहा। जनता के सेवक हैं हम, जनता की सेवा के लिए राजनीति में काम करते हैं और उसी के लिए समर्पित है, इसलिए जनता हमें प्यार करती है, हम जनता को प्यार करते हैं। तो ये रिश्ता टूटेगा नहीं कभी, लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ये रिश्ता टूटेगा नहीं। बहुत सारे लोग दिल्ली में खासतौर पे ये कयास लगाने लगते हैं, क्योंकि मैं अगर आपको देखूं तो कभी कभी ये मेरे मन में भी प्रश्न आता है कि आज आप जिस स्थिति में है, ऐसी स्थिति में आज से 7-8 साल पहले नरेंद्र मोदी थे और उसके बाद आज वो इस स्थिति तक पहुंचे हैं, तो दिल्ली तक का कोई प्लान शिवराज सिंह चौहान का या मध्य प्रदेश प्राथमिकता प्रायोरिटी? नहीं, मैं मध्य प्रदेश की जनता ने मुझे जनादेश दिया है, पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है और इसलिए मेरी प्राथमिकता केवल मध्य प्रदेश है। और अभिज्ञान जी, मैं ये भी मानता हूं कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का जीवन स्तर अगर मैंने ऊपर उठा दिया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, तो मैंने अपने देश की सेवा कर ली। देख, आफ्टर ऑल राज्य जब बेहतर काम करेंगे तभी तो देश परफॉर्म करेगा पूरा। इसलिए मैं अपने प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करके, प्रदेश का विकास करके ये मानूंगा कि मैंने अपने देश की अच्छी सेवा कर ली। एक और बात ये बहुत अहमियत रखती है कि विकास के मॉडल की मुझे याद है आपके चुनाव में मैं आपसे मिला था, उससे पहले मेरी आपकी मुलाकात हुई थी। आपने भी विकास के मॉडल को बहुत अहमियत दी। मध्य प्रदेश डेमोग्राफिकली एक मुश्किल राज्य है विकसित करने के हिसाब से। अब आपकी सरकार भोपाल में भी है और अब आपकी सरकार दिल्ली में भी है। क्या इस विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में आपको पहले से ज्यादा बेहतर मदद मिलेगी? देखिए, एक बड़ी बात यह है अभिज्ञान जी कि मोदी जी ने जो कल्पना की है अपनी टीम की, उसमें केवल कैबिनेट नहीं है उनकी कैबिनेट तो उनकी टीम होगी, लेकिन कैबिनेट उनकी दूसरी जो टीम होगी वो प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। हर एक राज्य की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, हर एक राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर एक राज्य की अपनी अपनी जरूरतें हैं। तो राज्य के साथ मिलके उन आवश्यकताओं को, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना केंद्र भी बनाएगा। और मोदी जी चूंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए राज्य की समस्याओं को बखूबी जानते हैं। अब जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, अब मेरी आज भी प्राथमिकता है कि मुझे अभी 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करना है, नदियों को जोड़ना है। अभी हमने नर्मदा जी, छिपरा जी जोड़ी, अब मैं कैन बेतवा को जोड़ने की दिशा में काम करना चाहता हूं। गंभीर, पार्वती, काली सिंध में नर्मदा जी का जल लाना चाहता हूं, उसमें केंद्र का मुझे सहयोग चाहिए। फिर खेती को लाभ का धंधा बनाए बिना काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में कई बातें कही हैं, उसको पूरा करने का काम करना है। फिर देश में निवेश का वातावरण बने। देखिए, रोजगार एक बड़ी समस्या है और इसलिए अभी तो निवेश का माहौल ही खत्म हो गया था। अब इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हम तो लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी, और मैं मानता हूं देश में भी। अगर बच्चों को रोजगार देना है तो हमको ये करना ही होगा। शहरी विकास एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि शहरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जो मोदी जी ने कल्पना की है नए शहर बसाने की या बाकी जो शहर है उनको आधुनिक बनाने की, लेकिन उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट भी एक बड़ा काम है, उसको भी हम करने का काम करेंगे। हेल्थ और एजुकेशन 2 चीजें और हैं ऐसी जिस पर काफी काम करना पड़ेगा। तो हमारा रोड मैप विकास का तय है, उसी रोड मैप हम तेजी से चलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हर राज्य को माननीय मोदी जी का सहयोग मिलेगा। शिवराज जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जानता हूं आज हम लोग पास समय कम है, ये चर्चा हमारी आपकी आगे भी होगी। पॉइंट ये है कि 85 स्कीम पर हमेशा ये आर्ग्यूमेंट सुनते सुनते घिसा पिटा है, मैं मानता हूं पुराने रिकॉर्ड की तरह बचता है, कान पक जाते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हो पाया। मैं गांव-गांव घूमा सिर्फ लोगों से ये प्रश्न पूछने के लिए, ये नहीं जानने के लिए कि किसको वोट कहां पड़ रहा है और कैसा पड़ रहा है, ये जानने के लिए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में पैसा खर्च होता है, सामाजिक क्षेत्र में पैसा खर्च होता है, क्या उन स्कीमों का पैसा पहुंच पाता है लोगों तक। समस्या ये है कि केंद्र राज्य पर टाल देता है, राज्य पलटकर केंद्र पर टाल देता है। अल्टीमेटली जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके तहत ही हमारा संविधान, ये मुल्क बना हुआ है, उसमें टकराव नजर आता है। क्या ये टकराव कम होगा? ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने एक जो गलती की थी, संघीय ढांचे को उनने काफी नुकसान पहुंचाया था। उनने
जो भाजपा शासित एनडीए के राज्य थे जो उनसे सहमत नहीं थे, उनकी प्रगति कैसे बाधित हो उसकी कोशिश की थी। अच्छा, ये करके उन्हें अपना और देश का दोनों का नुकसान किया, क्योंकि ये तो नादानी होगी। राज्यों का संघ है, केंद्र आखिर अलग से तो कहीं है नहीं देश हमारा। अगर आप राज्य के विकास को बाधित करेंगे तो देश का विकास आपने बाधित किया। अब ये जो काम करना चाहिए था कि हर राज्य को भरपूर सहयोग करके आगे बढ़ाते, उसके बजाय वो आरोप प्रत्यारोप में लगे रहे और मोदी जी का विरोध करते रहे, राज्य के मुख्यमंत्रियों का विरोध करते रहे, हम जैसे लोगों का। और इसलिए जो काम करना चाहिए था यूपीए को वो उन्होंने किया नहीं, जो नहीं करना था वो करने में लग गए, इसलिए उनकी ये हालत बनी। मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि हर एक राज्य को तेजी से आगे बढ़ाना, तभी तो देश विकास करेगा, तभी उनका सपना, भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा। इसलिए राज्य और केंद्र के बेहतर रिश्ते बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए और विकास के लिए। शिवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बनारस में आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि 16 तारीख के बाद आपसे मिलने जरूर मैं भोपाल आऊंगा। फिलहाल हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। वाकई एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके एक बड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब मेरे साथ धर्मेंद्र प्रधान है। थोड़ा सा समय मैंने ले लिया धर्मेंद्र जी के पास आने। धर्मेंद्र जी, आज आपको बताना पड़ेगा, पिछली बार तो छुपा गए, आपने कुछ नहीं, मुझे इतना सा भी नहीं बताया कि आप पासवान को कैसे लेकर आए। बीच में मैं पत्रकारों में बेईमानता की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे पत्रकार महाबेईमान होते हैं, मैं बेईमानों में से नहीं हूं। मैंने बिहार की यात्रा नहीं की है, तो मुझे बड़ा ज्ञान बीच में दिया जा रहा था कि लालू का रिसर्जेंस हो रहा है और इस तरह से बीजेपी का आखिरी हिस्से में ये नुकसान है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश जरूर गया, लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं नजर आया कि बीजेपी का नुकसान हो रहा है। तो ये सब धर्मेंद्र प्रधान मैनेज कैसे किया आपने? आज बताइएगा, पासवान को कैसे लेकर आया? देखिए विज्ञान जी, सब नियति भी करता है जी। जब गठबंधन एक अनैतिक तरीके से नीतीश कुमार जी ने एक सामाजिक सरोकार जो बनाया था बिहार की जनता ने, जो एनडीए हम लोगों ने 17 साल चलाए, नीतीश जी को हमने नेता बनाया, अटल जी ने उंगली पकड़ के उनको, आडवाणी जी ने उंगली पकड़ के उनको नेता बनाया, बीजेपी की सैक्रिफाइस से वो नेता बने। एक सामाजिक सरोकार, एक सामाजिक गठबंधन बनी थी, उसको नीतीश जी ने पिछले जून महीने में धोखा दिया, उस पर विश्वासघात किया। तब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की बिहार की इकाई कैसे पार्टी की उस सामाजिक सरोकार को, सामाजिक गठबंधन को बनाए रखे, इसकी योजना बनाई, व्यापक योजना बनाई। उसमें से पासवान जी के साथ गठबंधन, उसमें से उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के साथ गठबंधन, उसमें से सर्व समाज के अंदर काम की बढ़ावा, उसमें से 27 अक्टूबर के नरेंद्र मोदी जी की रैली, उसमें से एक अनन्य घटना हुआ, बम धमाका हुआ, मोदी जी की हत्या की कल्पना की गई, ये सारा विषय। और वहां उसी में बिहार सरकार की जो उस रैली में आप मौजूद थे, मुझे जब बम धमाका हुआ, उस घटना पे कुछ दिन पहले बोध गया में कुछ घटना हुई थी, उसके बाद पटना में बम धमाका हुआ। इसमें बिहार सरकार की जो कुंठा, एक राजनीतिक मनसा, उसको बिहार की जनता ने नाकारा, मोदी जी पे आस्था प्रकट किया, मोदी जी की सामाजिक पृष्ठभूमि को साथ दिया, मोदी जी की जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, उससे लोग आकर्षित हुए। इसमें से लोग आकर्षित हुए। इसलिए पूछा धर्मेंद्र जी, बलदेव जी यहाँ पर मौजूद, ये बहुत होता है कि साहब ये समीकरण बैठा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, वो जुगाड़ बैठा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। आप क्या सच में ये कह रहे हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको क्या वाकई लगा कि बिहार के 2014 के लोकसभा चुनाव में लोग उन समीकरण से उठकर वोट डालने बाहर आए और उन्होंने वोट डाला? नहीं तो अभिज्ञान जी, मैं बड़ा नम्रता के साथ प्रकाश करना चाहूंगा, नहीं तो ये जो नतीजा आज सामने आ रहा है ये नहीं होता। अगर सर्व समाज बिहार की जाति पाति तोड़ के भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट नहीं देता तो आज इस प्रकार की नतीजा हाथ नहीं लगती। ये बिहार की जनता की विजय है, ये भारत की जनता की विजय है, जिसको मोदी जी ने बड़ौदा में कहा है कि ये विजय देश की है। कुछ बहुत लोगों ने लिखा कि पाटलिपुत्र में जो जनसभा हुई उसमें जो नरेंद्र मोदी ने कहा उससे एक बड़ा वर्ग बिहार में प्रभावित हुआ। आपको लगता है कि आज अगर हम चुनाव के बाद इन बातों का आकलन करें तो ये सही है कि वहां पर जो मोदी ने बात कही कि उनको एक संपूर्ण भारत की तस्वीर नजर आती है, इन सब बातों का, इन सब भाषणों का प्रभाव हुआ? देखिए 27 अक्टूबर की रैली से जी 9 मई में अंतिम सभा मोदी जी ने बिहार में किया। इस दौरान उन्होंने जो
आस्था जताई लोगों में, एक संवाद स्थापना किया बिहार की जनता में, बिहार की जनता उन पे भरोसा रखा, पुरजोर उनके साथ दिया। बलदेव जी, उसके बाद मैं राशिद अलवी साहब भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, जो हम खास तौर पर भी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है, बाकी चर्चा होगी देश की, लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने कमाल की परफॉर्मेंस की है, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में। आपको लगता है कि जिस तरह से, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पत्रकारों से बहुत प्रश्न पूछने का समय है, जो पारंपरिक तरीके से हम हर चुनाव को देखने लगते हैं, या उसकी तोड़ मोड़, जोड़ जुगाड़, गिरना उठना, क्या ये सब अब गलत साबित होंगे? देखिए, इस चुनाव जब आप बिहार और उत्तर प्रदेश को देखते हैं खासतौर पर, इस चुनाव की विशेषता ही ये है विज्ञान जी कि इसने पारंपरिक राजनीति के सारे मानकों को ध्वस्त कर दिया है। जो मैं यही राजनीति सुनना चाहता आप लोगों से, जो क्या ये सच है? राजनीति जाति पर टिकी रहती थी, मजहब पर टिकी रहती थी, पैसे पर, बाहुबल पर टिकी रहती थी, वो सारी राजनीतिक मान्यताएं ध्वस्त हो गई हैं। और इस चुनाव ने भारत को एक नई राजनीतिक दिशा दिखाई है, जो विकास की ओर जाती है, सुशासन की ओर जाती है, सामाजिक सद्भाव की ओर जाती है। और नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज 15 वर्ष से ज्यादा मुझे हो गया देखते, सुनते, महसूस करते, यात्रा करते कि उत्तर प्रदेश और बिहार के खास इलाकों में किस तरह की सियासत होती है। आज उसकी कोई विवेचना करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। जो बात मैं आज पूरे दिन से जिसको समझने जानने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, हमारे देश के सारे लोग, खासतौर पर नौजवान जो इस प्रोग्राम को देखना चाह रहे हैं, क्या उनके मन में जो धारणा है किसी बिहार की सियासत की, वो बदलनी चाहिए? अब वो पूरी तरह टूट गई है, वो टूट और गई है, धारणा ठीक है। बदली है, इसलिए परिणाम इस तरह के आए हैं। आप देखिए, अभी आपने कहा बीच में ये खूब संकेत मिले कि लालू यादव का फिर से उदय हो रहा है। लालू यादव के उदय का आधार क्या है? माई फैक्टर। लेकिन लालू यादव का माई फैक्टर फेल हो गया। अगर वो फैक्टर चलता तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक मुलायम सिंह तो चीख चीख कर कहते थे कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। क्यों कहते थे? जिससे कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको भ्रमित किया जा सके। मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार तक ये कहा गया कि मोदी धर्मनिरपेक्षता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, मैं राशिद अलवी साहब को लाऊंगा। इसके बाद ब्रिजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रिजेश उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने मेरे इस प्रोग्राम न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में स्पष्टता कहा था ब्रिजेश ने कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की लहर उनको खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में नजर आती है। राशिद अलवी साहब, क्या वाकई बदला है? हम सबसे पहले बिहार का आकलन कर रहे हैं। मैं कतई भी आपसे घिसे पिटे सवाल नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस का आंकड़ा ये क्यों आ गया और राहुल गांधी को क्या नेता रहना चाहिए। मैं थोड़े बड़े प्रश्न की तरफ देख रहा हूं कि क्या बदला है कि तमाम जानकारी भरे समीकरणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार में, उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े देश के सामने ला के रख देती है। देखिए अभी ज्ञान जी, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, नॉर्दर्न इंडिया जितना भी है, वहां पे बिलाशुबा मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये भी कहूंगा कि मैं बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपकी सरकार बनने वाली है। और आज कोई मौका नहीं है कि मैं बीजेपी के सामने कोई सवालिया निशान लगाऊं, लेकिन जो जीत आज बीजेपी की है उसमें बीजेपी की मेहनत और बिलाशुबा 10 साल की हमारी एंटी इनकम्बेंसी और हमारी जो कमियां रही हैं वो सब मिलके इकट्ठा होके आज ये तस्वीर बनी है। मेरा मानना है कि अगर गुजरे हुए वक्त में जो गलतियां की हैं उससे कोई कौम सबक हासिल नहीं करती है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। बीजेपी आगे बढ़ी है, आज उनकी सरकार बनी है, लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। लोकतंत्र है, हर 5 साल के बाद लोगों को हक होता है अपना फैसला करने का, लेकिन बिलाशुबा रीजनल पार्टीज छोटी होती चली गई इस चुनाव के अंदर। मैं देख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 3-4 रीजनल पार्टीज हैं जिनके पास कुछ सीटें आई। ब्रेक लेने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, किसी के पास 4 हैं। छोटा सा पॉइंट मैं आपसे आपके सामने रखना चाहूंगा। आप उत्तर प्रदेश को समझते हैं, आप
मेरे हिसाब से ज़हीन सियासतदान लोगों में से हैं। मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर, यही 90 की भारतीय जनता पार्टी है। 2014 का वोट उनको 90 के परिदृश्य में कतई नहीं पड़ा है, इसका मैं या बहुत सारे और सियासतदान उसके गवाह हैं। क्या लोग पारंपरिक सियासत को रिजेक्ट कर रहे हैं, जिस मूड को कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां भी नहीं पढ़ पाई? मेरा प्रश्न यह है। अभिज्ञान जी, अगर मैं ये बात कहूंगा तो मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगेगी जी। मेरे पास मीडिया के बहुत दोस्त आते जी। और मैं ये बात 1 साल से कह रहा हूं जी। एनडीटीवी के जो लोग मेरे पास आते हैं उनसे आप पूछिए कि राशिद अलवी की क्या राय थी। मैं 1 साल से मुझे नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है। मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने ये नहीं सोचा था कि यूपी के अंदर 70 सीटें आ जाएंगी, लेकिन मैं यूपी के अंदर टीवी की बहस एक अलहदा चीज है। लेकिन आज मुझे कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है कि मैं यूपी में बीजेपी को 50 सीटें तो मैं ही दे रहा था। आज हालात कह रहे बदल हैं गए। राशिद साहब, ये तो कास्ट समस्या है ना। पॉलिटिक्स खत्म हो आपने गई। कांग्रेस के नेताओं लेकिन से बात कही, अभिज्ञान जी, कांग्रेस के नेताओं से कहा था 50 सीटें आ रही है भारतीय अभिज्ञान जनता जी, पार्टी की। मैंने 50 कांग्रेस नहीं, 70 में सीटें भी ज्यादा आ गई। कांग्रेस मैंने अपनी पार्टी में भी कही, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पे एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। बिरादरी तो छोटी हो गई है, लेकिन अपने बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं, इन बिरादरियों को छोटा करके धर्म इतना ऊंचा मत उठा दीजिए कि इस देश के अंदर लोग तरह तरह से आपके ऊपर शक और शुबा करने लगे। चलिए, शक और शुबा का आपने इतने बड़ी विनम्रता से राशिद साहब आपने शुरुआत की, आज का दिन नहीं है। देखिए, ये जो फैक्ट है, और मैं बहुत स्पष्टता से रखूंगा, धर्मेंद्र प्रधान मेरे काम को, बलदेव जी मेरे काम को वर्षों से जानते हैं। ये वाकई आज बीजेपी से प्रश्न पूछने का दिन नहीं है। जो पार्टी इस तरह के आंकड़े लाकर देती है, 8 दिसंबर को जब 28 सीटें एक छोटे से आम आदमी पार्टी के बनी हुई, नई पार्टी के बनी हुई आई, तो उस दिन भी कहा गया कि उनसे सीखने का वक्त है, उनको प्रश्न पूछने का वक्त नहीं। आज उससे कहीं बड़ी तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी आज नजर आ रही है। अब कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर आएंगे। ब्रजेश शुक्ला हमारे साथ हैं, जिन्होंने सबसे पहले लखनऊ से मुझे कहा था कि जब वो गांव और शहर घूमे उत्तर प्रदेश में तो लहर स्पष्ट थी नरेंद्र मोदी की।